हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किए हमने ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। उसमें आपने सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड को पढ़ा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपने पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड को पढ़ा। बच्चों आगे की बात आती है हमारी, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहली चीज़ है आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड के बारे में सारे इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं। बच्चों आयनिक सॉलिड में जो सबसे पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा वो बोलना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। जैसे कि कोई NaCl है, NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर के बना हुआ है। कोई MgO है, ये भी एक आयनिक सॉलिड है। ये मैग्नीशियम कैटायन और ऑक्साइड आयन से मिलकर के बना हुआ है। कहीं पर अगर हम देखें कि BaO है तो ये बेरियम कैटायन और ऑक्साइड आयन से मिलकर के बच्चों बना हुआ है। यानी कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं उसको आयनिक सॉलिड बोला जाता है। इसमें एनायन मोस्टली नॉन मेटल होगा और जो कैटायन है बच्चों वो मेटल होगा। यानी कि जो आयनिक सॉलिड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। बच्चों इसमें अगर मैं आगे बात करूं आपसे एक स्टेप, तो पहला पॉइंट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड में अगर हम देखें तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स। इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है कि दो अलग अलग आयनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स गाइस जो होता है वो हमारा यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स होता है। कूलम्बिक फोर्स होता है वो कूलम्बिक फोर्स होता है जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी कि जो आप पढ़ते हैं कि अगर एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो इनके बीच जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर लगता है। इसी को कूलम्ब लॉ भी बोला जाता है और इस फोर्स को कूलम्बिक फोर्स भी बोला जाता है। यानी कि बच्चों जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कूलम्बिक फोर्स है और कूलम्बिक फोर्स काफ़ी मजबूत फोर्सेस में आता है। यानी कि कोवैलेंट की तुलना में, या मान लीजिए कि जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में, या मान लीजिए कि आपका वांडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स के कंपेयर में, तो इन सब से अगर कंपेयर किया जाए जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वांडर वॉल से या डायपोल से या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल से, तो उन सब के कंपेयर में बच्चों ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब कोई चीज़ ज़्यादा और कम जब बोला जाता है तो इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटिव, तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली। जो भी हमने अभी तक जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े उनमें रिलेटिवली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बात करें जो है आयनिक सॉलिड्स की, तो ये जो है शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स क्या कहते हैं? एक ऐसा फोर्स जो स्लाइड करने के लिए जिम्मेदार हो। जैसे इसको इससे जोड़ दूं और इसको ऐसे नीचे से पकड़ के ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे आपकी तरफ खींचूं, तो ये देखिए एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड कर गया। जो फोर्स एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर स्लाइड करने के लिए लगाया जाता है उसको बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेयरिंग फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेयरिंग फोर्स, तो बच्चों ये जो है स्लिप नहीं करता, इनका एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप नहीं करता है आयनिक सॉलिड का। इवन इनका फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर मतलब चूर चूर हो जाते हैं। जैसे
आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा लीजिए, उसमें एक लोहे की छेनी जिससे रॉड काटा जाता है, उस पर रख के हथौड़े से मारिए तो सोडियम क्लोराइड का जो टुकड़ा होगा बिल्कुल चूर चूर होकर के फैल जाएगा। लेकिन आप एक मेटल का रॉड लीजिए, उस पर छेनी रखिए जिससे रॉड काटा जाता है, ऊपर से एक हथौड़ा मारिए, तड़ से रॉड 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो जहां एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करती है वहां तो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन जहां एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड नहीं करेगी वहां फ्रैक्चर होगा, और फ्रैक्चर का मतलब होता है चूर चूर हो जाना हिंदी भाषा में अगर हम आपसे बोले तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियरिंग फोर्स जो भी हमारे बच्चों आयनिक सॉलिड होते हैं दे अंडरगो फ्रैक्चर। उसके बाद अगर आपने इतनी चीजें जानी हैं तो हम आपको कुछ बातें और बता सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन हैं और काफ़ी आसानी से समझी जा सकती हैं। चाहे मोल्टन स्टेट हो या इनका एक्वस स्टेट हो। मोल्टन स्टेट किसे बोलते हैं? जब मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है वो प्योर है और पिघला हुआ है तो उसका मोल्टन स्टेट बोला जाता है। जैसे एक कंटेनर में हमने पिघला हुआ NaCl ले लिया, यानी मोल्टन NaCl ले लिया, तो Na+ होगा, Cl- होगा। इसमें एक बाहर से हमने सेल लगाया, तो जो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होगा वो एनोड, जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ा होगा वो कैथोड। तो बच्चों बताओ कि मोल्टन NaCl में Na+ कैथोड की तरफ और Cl- एनोड की तरफ जाएगा, और जब Na+ कैथोड की तरफ जाएगा तो बच्चों ये Na+ जो है 2 मोल Na+ कैथोड पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 मोल सोडियम सॉलिड के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो क्लोराइड आयन है ये जब एनोड पे जाएगा तो ये क्लोरीन बना देगा और 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो बताओ पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि मोल्टन स्टेट में जब ये प्योर पिघला हुआ हो तो उसे मोल्टन स्टेट बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं मोल्टन NaCl तो उसका मतलब है कि प्योर NaCl जो कि पिघला हुआ हो। तो बच्चों बताओ मोल्टन NaCl करंट को फ्लो कराता है कि नहीं कराता है? भाई बिल्कुल कराता है, करंट को फ्लो कराता है, और वो यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है। अगर कोई कहे कि मोल्टन के बजाय सर आप मेरे को बताओ कि जो सर हमारा एक्वस NaCl होता है वो करंट को फ्लो कराएगा कि नहीं कराएगा? तो बिल्कुल कराएगा। देखिए NaCl या आयनिक सॉलिड सॉल्ट के रूप में बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक अ सॉल्ट। और सॉल्ट की ये खास बात होती है कि जब पानी में डाले जाते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जब बच्चों हम NaCl को पानी में सपोज करो डालते हैं, तो जब बच्चों पानी में डालेंगे तो ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस के फॉर्म में ब्रेक कर जाएगा। अगर ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस के फॉर्म में ब्रेक करेगा तो जरा बताइए कि यहाँ पर भी एनोड की तरफ Cl- जाएगा और कैथोड की तरफ Na+ जाएगा, और यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा और यहाँ पर भी करंट फ्लो होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छे से करंट कहाँ फ्लो होगी, यहाँ पे अच्छे से करंट फ्लो होगी या यहाँ पे अच्छे से करंट फ्लो होगी, तो मैं कह दूंगा कि एक्वस NaCl इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिव टू द मोल्टन NaCl। क्यों? ये मैं आपको बहुत आसानी से समझा भी सकता हूँ और महसूस भी करा सकता हूँ। बच्चों देखो, जो मोल्टन NaCl होगा गाइज, वहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा ये मैं समझा देता हूँ। आप जब कूलाम को पढ़ते हैं तो कूलाम कहता है कि 2 चार्जेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अगर इन्हीं 2 चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए, कोई मीडियम रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो यही फोर्स जो एयर में इतना था वो मीडियम में कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। फिजिक्स मेरा काफ़ी पसंदीदा सब्जेक्ट था जब मैं स्टूडेंट था तब, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें फिजिक्स की आती हैं। K की वैल्यू वाटर के लिए 81 होती है, ज़रूर आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे। अब जरा बताओ, अगर एयर में फोर्स इतना लग रहा है तो मीडियम में फोर्स इतना लगेगा। यानी अगर हम इन इक्वेशंस को बारीकी से देखें तो F इन मीडियम जो है वो F इन एयर अपॉन K के बराबर हो जाएगा। यानी कि
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे पानी में जब हम सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो फोर्स निकालेंगे और मोल्टन सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो फोर्स निकालेंगे, तो अगर यहाँ फोर्स आ रहा होगा F कैटायन एनायन के बीच में, तो यहाँ फोर्स कितना आ जाएगा, F/81 आ जाएगा। यही कूलाम लॉ हमें सिखाता है, यानी कि यहाँ कैटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो यहाँ के कंपेयर में बच्चों काफ़ी कम है। और जब अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होगा तो अच्छे से सोडियम कैटायन कैथोड की तरफ और अच्छे से क्लोराइड एनायन एनोड की तरफ जा पाएगा, क्योंकि इनमें आपस में जितना वीक अट्रैक्शन होगा इनका एनोड और कैथोड की तरफ मूवमेंट उतना ही आसान होगा। ये सिंपली फील किया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर एक स्टेप आगे की बात करूं जो किताबें नहीं बोलती हैं कि बच्चों मोल्टेन NaCl और एक्वस NaCl में कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर जो एक्वस NaCl होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इतनी बातें हमने देखा किसके बारे में, आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड में एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, जो कैटायन है वो जनरली एनायन से बड़ा होता है, यानी रेडियस ऑफ कैटायन इज जनरली लेस देन द रेडियस ऑफ एनायन। लेकिन एक आयनिक कंपाउंड ऐसा है CaF2 जिसमें रेडियस ऑफ कैटायन बड़ा होता है रेडियस ऑफ एनायन के। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आगे काफ़ी डिटेल में दी जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना जान लें कि नॉर्मल तरीके से किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो एनायन होता है उसकी साइज कैटायन से बड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा। एक आयनिक कंपाउंड CaF2 ऐसा है जिसमें कि एनायन की साइज से बड़ा साइज होता है कैटायन का। तो बच्चों हमने आज देखा यहाँ पर आयनिक सॉलिड के बारे में, और जो भी हमारे पास जानकारी थी वो हमने आप तक पहुँचाया। थ्योरेटिकल है, मुझे लगता है कि आज का लेक्चर मैक्स टू मैक्स थ्योरेटिकल है। बस आज के बाद किसी भी तरह का थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं रहेगा, फिर कॉन्सेप्चुअल लेक्चर शुरू हो जाएगा और फिर आपको थोड़ा रिलेटिवली मज़ा ज़्यादा आने लगेगा। बच्चों अगर अब हम आगे चलते हैं तो अगला सॉलिड जो आएगा हमारा वो मेटालिक सॉलिड है। मेटालिक सॉलिड के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा है। चलो तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अबाउट द मेटालिक सॉलिड। बच्चों मेटालिक सॉलिड में ज़रा आप देखें और बात को समझें। मेटालिक सॉलिड में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात वही जो हम लोग हमेशा करते आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मेटल। किसी भी मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मेटल एटम। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल एटम है तो दूसरा पॉइंट तुरंत बन जाएगा कि इंटर एटॉमिक फोर्स जो होगा वो मेटालिक बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड होगा जो हमारा इंटर एटॉमिक फोर्स होगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। तो तुरंत क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि सर व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। तो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए कि हमारे पास कोई मेटल का एक टुकड़ा है, इसमें मेटल एटम इस तरह से अरेंज्ड होंगे। बच्चों मेटल की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। अभी ग्रुप 1 वगैरह के जो मेटल हैं अपने पीरियड में लगभग सबसे बड़े होते हैं। तो एक थियरी दिया गया कि जब साइज़ मेटल का बड़ा होता है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी काफ़ी ज़्यादा होगी, और जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी काफ़ी ज़्यादा होगी तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा, और जब दूरी काफ़ी ज़्यादा और अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल का है वो एटम में से निकल जाता है। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता ही है, ये तो पूरी दुनिया जानता है। यानी कि मेटल में उसका एटम पॉजिटिवली चार्ज रहता है और हमने एक इलेक्ट्रॉन माना है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है,
और जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो मेटल एटम को छोड़ा रहता है और पूरे के पूरे मेटालिक क्रिस्टल में रैंडमली मूव कर सकता है। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता दूं तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में सबसे मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स महसूस करते हैं न्यूक्लियस के द्वारा। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन मेटालिक क्रिस्टल में निकल करके पूरे के पूरे थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव करने के लिए फ्री रहते हैं, इसीलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला गया। और फिजिक्स वगैरह में आप इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करते हो। अब बच्चों जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम घूमता है पूरे क्रिस्टल में। अगर किसी एक टाइम पर मैं इन इलेक्ट्रॉनों को देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन इस लेयर और इस लेयर के बीच में है और ये लेयर इसको अट्रैक्ट कर रही होगी और ये भी लेयर इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। यानी कि जरा देखो, ऐसी स्थिति है कि मैं आपका हाथ लूं और आपके हाथ में फेविकोल लगा के अपने हाथ पे रख करके और ऊपर से अपना हाथ रख दूं, तो हालांकि मेरे दोनों पंजे एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपके हाथ में गम लगा था, इस वजह से मेरे दोनों हाथ आपस में चिपक गए कि नहीं चिपक गए। तो जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ग्लू की तरह, गम की तरह बिहेव करता है। ये लेयर इसको अट्रैक्ट करती है, ये लेयर इसको अट्रैक्ट करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो आपस में भी हम कह सकते हैं इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगा। द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर जो है वो मेटल कैटायंस के बीच में लग रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लाइक अ ग्लू। तो यही जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ मेटल कैटायन में लगता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक अ ग्लू इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। Bond is nothing, it is the type of attraction force which binds the atom inside the molecule. बॉन्ड कुछ भी नहीं है, यह एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम को बांध के रखता है। यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर आयन बंध के रख रहे हैं। तो यही जो कैटायन के बीच में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से अट्रैक्शन लग रहा है बच्चों, इसी को बोला जाता है मेटालिक बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूं कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है आप समझ गए होंगे। और आगे और बहुत बेहतरीन सी बात आपको बता देता हूं पॉइंट नंबर 3 में, कि स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों किसकी? मेटालिक बॉन्ड की। जो स्ट्रेंथ होगा सरकार, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron in outermost shell, in outermost shell। इसको बहुत अच्छे से भी समझा जा सकता है। strength of metallic bond is directly proportional to number of unpaired electron in outermost shell। इसको अच्छे से जाना जा सकता है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होंगे यहाँ पर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एक्चुअल में चार्ज बढ़ता है। और हमको मालूम है कि जो कूलॉम लॉ है वो कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड सेम टाइम इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो बताओ, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर चार्ज बढ़ रहा है तो बताओ मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? 100% बढ़ जाएगा गाइस। इसका मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बात 100% सही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम फोर्थ पॉइंट में चलेंगे, और फोर्थ पॉइंट में चलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि अभी तक जितने भी क्रिस्टल्स के बारे में हमने पढ़ा पोलर, हमने पढ़ा नॉन पोलर, हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डेड, हमने पढ़ा आयनिक बॉन्डेड, उन सब के कंपेयर में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेटालिक सॉलिड्स का होता है। इसके पीछे रीज़न है
कि मेटालिक बॉन्ड का जो ताकत है वो काफ़ी मजबूत होता है। बच्चों अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलेंगे तो पता लगेगा नेक्स्ट पॉइंट में कि पॉइंट नंबर 5 अगर मैं डिस्कस करूं कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे कि नहीं कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इसको बोलूं तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड वेयर चार्ज इज प्रेजेंट एंड चार्ज can move throughout the crystal, then it is completely clear that crystal will flow current from itself. So we can say that कि they are good conductor of electricity. जितने भी मेटालिक सॉलिड होते हैं बच्चों, वो करंट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, करंट को अच्छे से फ्लो कराते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को पहले से भी मालूम ही होगी। अब हम लोग अगर आगे चलें सरकार और पूछें कि शियरिंग फोर्स के प्रेजेंस पे मेटालिक सॉलिड क्या करता है, तो शियरिंग फोर्स के प्रेजेंस में मेटालिक सॉलिड में एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फ्रैक्चर नहीं होता। मीन्स एक पॉइंट लास्ट है जो मैं बोल दे रहा हूँ, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियरिंग फोर्सेस metallic solid, in case of metallic solid, one layer slip on the another layer, means they do not undergo fracture। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ बातें और बता देते हैं। आप देखते हो कि जो ग्रुप 12 के मेटल्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और Cn, बच्चों इसमें आप अगर देखोगे तो देखो, अगर हम लोग ऐसे दिखा दें आपको कि अगर हम डी ब्लॉक की बात कर लें और डिटेल में बता देते हैं आपको, तो डी ब्लॉक में मेटल है, यही मेटालिक बॉन्ड का अस्तित्व भी होता होगा। तो डी ब्लॉक क्या है? साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फे को न कॉपर जिंक। यहाँ आ जाएगा यारी, जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। फिर आ जाएगा ला हफ्ता, वरना रे, OS, इरफान पठान और होगार्ड। होगार्ड एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर था। एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। दिस इज आवर डी ब्लॉक। बच्चों अगर डी ब्लॉक को हम लोग देखें तो यहाँ जरा देखिए, यहाँ D1, यहाँ D2, यहाँ D3, यहाँ D5, यहाँ भी D5, यहाँ D6, D7, D8, D9, D10। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों तो समझदार हो, D ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसे होता है। देखो D सबशेल में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। एक तो होता है DXY, दूसरा होता है DYZ, तीसरा होता है DZX, चौथा होता है DX² Y² और पांचवा होता है DZ²। D1 में देखो 1 इलेक्ट्रॉन, D2 में 2 3 4 5। जब तक 5 है तब तक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जैसे D6 होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, D7 होगा तो 3, D8 होगा तो 2, D9 होगा तो 1 और D10 होगा तो 0। अब कॉपर में जरा देखो, कॉपर का और क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा मैं, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ से आप जब यहाँ तक जा रहे हो और जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, दोनों चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन सरकार जब आप D6 से आगे बढ़ रहे हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहा है। यानी कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर कहा जाए तो मैग्नीज तक तो बढ़ता है, लेकिन मैग्नीज के बाद घटता है। यही रीज़न है
कि मरकरी में, जिंक में काफ़ी कम मजबूती होती है। मरकरी में तो इतना वीक मेटालिक बॉन्ड होता है कि मेटल होते हुए भी इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है। बाकी जिंक का रॉड हो, उस पे आयरन के रॉड से एक रॉड मारोगे तो जिंक का रॉड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसके एटम्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं बंधे हुए हैं। क्यों नहीं बंधे हुए हैं? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। क्योंकि बच्चों जिंक में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, लगभग जीरो। एक बात और याद आ रही है, अब जब याद ही आ रही है तो बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इनऑर्गेनिक पे अपन होल्ड रखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखो ये जो ग्रुप है ये महाकमीना ग्रुप है। आपको एक बात बता देता हूँ, जरूर कभी ना कभी एज ए क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। यही आपको मैक्सिमम लोग बताते भी हैं। और अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए। लेकिन बच्चों इस पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप ऐसा है जिसमें टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज तो बढ़ती है, लेकिन साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती नहीं है, उल्टा बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सेप्शनल। ऐड कर देता हूं क्योंकि लिखा हूं तो जान लो। देखो जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, सीएन, इसमें जब तुम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर रखोगे तो तुम्हारा होश उड़ जाएगा। तुमने तो पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, लेकिन ये बात यहाँ बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएगी। जिसकी साइज बड़ी उसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि ग्रुप 12 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें टॉप टू बॉटम जाने पर बच्चों साइज तो बढ़ती है लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती नहीं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगा हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना भी रहती है। आगे चलें बच्चों, तो आगे चलेंगे तो अब केवल और केवल एक सॉलिड हमारे पास बच रहा है। उस सॉलिड का नाम है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड की बात अगर हम लोग करते हैं तो ज़रा आप एक एक करके बात को देखिए, जानिए और समझिए। कोवैलेंट सॉलिड की अगर बात की जाए सरकार, तो कोवैलेंट सॉलिड में बहुत कुछ तो नहीं है, और जो भी है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। अभी कोशिश किया जाएगा कि आपको उतनी ही बात बताई जाए जिसकी ज़रूरत है। देखिए कोवैलेंट सॉलिड की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कार्बन है। कार्बन बच्चों, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन फुलरीन, इन तीन अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जब एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाएं तो इसे जो है पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रॉप भी कहते हैं, यानी ये इसके एलोट्रॉप्स हैं। अब जो डायमंड है वो कोवैलेंट सॉलिड है, जो आपका ग्रेफाइट है ये भी कोवैलेंट सॉलिड है, जो आपका फुलरीन है ये भी कोवैलेंट सॉलिड है। यानी कि कोवैलेंट सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मीन्स कोवैलेंट सॉलिड इज अ सॉलिड इन विच constituent particles form a big giant structure through the covalent bond। जैसे अगर हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड की बात अगर हम लोग करें तो इसमें बच्चों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा जब तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि हर कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा रहता है, टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा रहता है। इस तरह से पूरा जायंट स्ट्रक्चर होता है डायमंड में। अब यहाँ अगर डायमंड के केस में कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है।
और क्योंकि जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है और ये वेरी सॉलिड, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ये, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है, लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और बच्चों ये करंट को फ्लो नहीं कराता है, यानी कि ये करंट को फ्लो नहीं कराता है। इट इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इतनी बातें हो गई। और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। देखो जैसे एक लेयर अगर ये है तो दूसरा लेयर इसके नीचे रहता है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रेफाइट में देखोगे तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा 3 ही बॉन्ड बना रहा है, यानी ग्रेफाइट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हर कार्बन के पास एक एक ऑर्बिटल ऐसा भी है जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हुआ ग्रेफाइट में तो ज़रा मुझे बताओ, इसको यहाँ बना दो, कि डीलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल प्लेनर हो और पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में हो तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के थ्रू पाई बॉन्ड पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा, और जब रेजोनेंस के थ्रू पाई बॉन्ड पूरे क्रिस्टल में घूमेगा तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में घूम सकते हैं, तो ये करंट का कंडक्टर होगा। ये भी सॉलिड होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि डायमंड। और इसमें जो दूसरा लेयर होता है, एक लेयर दूसरे लेयर से थ्रू द वॉन्डर वॉल फोर्स जुड़ी हुई होती है। लेयर स्ट्रक्चर होता है और एक लेयर दूसरे लेयर से थ्रू द, अब इसको मैं बना दे रहा हूँ, ये पूरा मूव करता रहेगा। एक लेयर दूसरे लेयर से वॉन्डर वॉल फोर्सेस के थ्रू जुड़ी रहती है बच्चों, और ये स्थिति होती है, यानी कि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा लेयर्स के बीच वो वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स होगा। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा फुलरीन। फुलरीन क्या होता है, एक बॉल जैसा होता है और इस पे 60 कार्बन, इसका फॉर्मूला होता है C60, मीन्स अराउंड 60 कार्बन जो है वो हेक्सागन और पेंटागन के रूप में इक्वी डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हेक्सागन के भी फॉर्म पे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, या कहीं कहीं पेंटागन के फॉर्म में 60 कार्बन एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे पूरे बॉल पे प्रेजेंट रहते हैं। इसको बोला जाता है फुलरीन। फुलरीन के बारे में एक इंफॉर्मेशन और है बच्चों, वो ये है कि अगर इसको पोटेशियम से रिएक्ट किया जाए तो K35C60 एक कंपाउंड बनाता है जो कि सुपर कंडक्टर है, लैब में बनाया गया सुपर कंडक्टर, यानी कि किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करता है। और फुलरीन में भी अगर देखा जाए तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 ही रहेगा। यानी बच्चों हमने बोला आपको किसके बारे में, कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। कोवैलेंट सॉलिड का पहचान क्या क्या है, कोवैलेंट सॉलिड का सरकार पहचान है कि constituent particle bonded with each other through the covalent bond and form a giant structure, then the generated solid is known as covalent solid, like we are talking about the diamond, like we are talking about the graphite, like we are talking about the fullerene। ये सब जो जानकारी हमने दिया ये कोवैलेंट सॉलिड के बारे में दिया। कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें, जो एल्युमिनियम का नाइट्राइड है ALN, ये भी कोवैलेंट सॉलिड बनाता है। और बच्चों जो बोरॉन का नाइट्राइड है इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ये भी जो बनाता है वो कोवैलेंट सॉलिड को ही फॉर्म करता है। तो सरकार इतनी बातों से हमने क्या कर लिया, हमने अपना पूरा का पूरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना था, जो भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी थी, उन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। यानी कि जो हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपसे कहता है कि क्लासिफाई द गिवन सॉलिड्स, क्लासिफाई द गिवन सॉलिड, दिए गए सॉलिड को क्लासिफाई करिए। जैसे कहीं दिया है सॉरी P4O10 दिया हुआ है, या बच्चों कहीं Cl2 दिया है, कहीं H2 दिया है, कहीं NH3 दिया है, कहीं H2O दिया है, कहीं सिलिकॉन का कार्बाइड दिया है, कहीं पर KNO3 दिया है, कहीं पर NaNO3 दिया है, कहीं पर कॉपर दिया है, कहीं पर जो है ग्लास दिया है, कहीं पर, या ग्लास छोड़ दो तुम, कहीं पर मान लो PVC दिया हुआ है, या मान लीजिए कि कहीं टेफ्लॉन दिया हुआ है, या मान लीजिए कि कहीं बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, या मान लीजिए कि कहीं फिनोफ्थलीन दिया हुआ है, फिनोफ्थलीन दिया हुआ है। हमको क्लासिफाई करना है कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। या मान लीजिए कि कहीं HCl दिया हुआ है, या मान लीजिए कि कहीं जा कर के कॉपर दिया हुआ है। तो चलो अगर हम P4O10 को देखें तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही आएगा, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही आएगा ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब रुक जाओ, मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप का होता था, एक होता था पोलर, एक नॉन पोलर, और एक होता था हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये जो हुआ वो तो हाइड्रोजन बॉन्डेड हुआ, और ये जो हुआ वो तो पोलर हुआ। ये भी पोलर ही मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ, क्योंकि पोलैरिटी होगी फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो अगर इनको देखा जाए तो दे बोथ आर नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तो है ही है, साथ में ये कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसमें देखिए K प्लस और NO3 माइनस यानी आयंस के बीच में बना है तो ये आयनिक सॉलिड है। ये भी एक तरह से आयन के बीच में बना है तो आयनिक सॉलिड है। ये मेटल है तो ये मेटालिक सॉलिड है। PVC ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको तो तुम एमॉर्फस बोल देना, ये एमॉर्फस सॉलिड है। टेफ्लॉन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एमॉर्फस सॉलिड है। बेंजोइक एसिड की और फिनोफ्थलीन की बात करें तो एक्सेप्शनल है। मैंने जो सेकेंड लेक्चर था या फर्स्ट लेक्चर में शायद आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर एमॉर्फस, बट देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन आवर सिलेबस which are organic even then they are crystalline. Means benzoic acid is a crystalline solid, means phenolphthalein is a crystalline solid. This is polar molecular solid क्योंकि यहाँ पे polarity है। कॉपर 2 बार दे दिया क्या, सॉरी। चलो अगर यहाँ कहीं लिखा होता सिलिकॉन का कार्बाइड, ये तो यहाँ लिखा है सॉरी BN लिख देता, बोरॉन नाइट्राइड। तो जो सिलिकॉन का सॉलिड है या सिलिकॉन का कार्बाइड ये कोवैलेंट सॉलिड है, और बोरॉन का नाइट्राइड भी जो है वो कोवैलेंट सॉलिड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी बातें हमने आपको पढ़ाई हैं ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। बच्चों जो पहला, दूसरा और आज का तीसरा लेक्चर था ये काफ़ी थ्योरेटिकल था, क्योंकि शुरू में काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें दी हुई हैं। इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर जो कल से लेक्चर स्टार्ट होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। उसमें हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पढ़ाएंगे जो आपको बिल्कुल 3 डायमेंशन में मज़ा दे देंगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।